हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और इससे पहले की क्लास में हमने व्यंजन का उच्चारण स्थान देख लिया था, जिसमें से हम 500 वर्गों का उच्चारण स्थान तो देख लिया था। वो वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं बनाई थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इतनी बड़ी लंबी वीडियो देखने के इच्छुक नहीं होते हैं, तो वो मैंने 15 मिनट की बनाई थी। और आज की जो क्लास है उसमें हम अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, और जो हमारे स्वर रह गए थे उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैं आपको करवा देती हूँ, आज फटाफट कर लेते हैं। ये हो गया आपका स्वर। जैसे ये क वर्ग होता है, ये पहली पंक्ति होती है और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, तो अ और आ है, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ये भी क वर्ग की श्रेणी में आता है, इसलिए अ और आ का उच्चारण स्थान भी क्या है? आपका कंठ है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? ई। और ई को लिखते हैं तो द्वितीय पंक्ति कौन सी हो जाएगी? आपकी च वर्ग वाली हो जाएगी, और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका तालव्य होता है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? आपका तालव्य हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है अपना? उ और ऊ आता है। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान किसके साथ होगा? प वर्ग के साथ होगा, और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका ओष्ठ्य होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा री। री जो है, इसका उच्चारण स्थान किसके साथ होगा? ट वर्ग के साथ होगा, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा से होता है। मूर्धन्य वर्ण ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा एक जो पंक्ति थी स्वर की, ये पूरी हो गई। उसके बाद मैं आपको करवा देती हूँ ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो उसमें तीनों तो स होते हैं, और एक आपका क्या होता है? ह होता है। तो जैसे कोई प्रश्न पूछे कि वह कहाँ गया, तो कई बार ऐसे होता है ना कि आगे मिल जाएगा, आगे है, आगे है। तो सबसे आगे कौन सी पंक्ति आपकी? क वर्ग वाली है, और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो ह का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? आपका कंठ हो जाएगा। उसके बाद अयोगुआ में हम क्या पढ़ते हैं? अंग और अह पढ़ते हैं। दो अयोगुआ होते हैं ना, तो उसके पीछे क्या लगा होता है? विसर्ग लगा होता है। तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा? आपका कंठ होगा। जैसे लिख कर देख लो, एक तो आप लिखो नम, और एक आप विसर्ग लगाकर देखिए इस शब्द को नमः, तो आपके कंठ से ये उच्चरित होगा। एक ये याद रखना है। और इसके साथ है ना, मैं एक बात आपको और बता देती हूँ कि ये जो 500 वर्ग है ना, इसके लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। किताब, मूद, किताब मूंद ओ, किताब मूंदो। इससे क्या याद रहेगा आपको? ये 500 वर्ग के याद हो जाएंगे। जैसे हमने ये उच्चारण स्थान किए ना, कैसे आपका कंठ हो जाएगा, तैसे आपका तालु हो जाएगा। उसके व को छोड़ दो, म से क्या हो जाएगा? आपका मुंह से हो जाएगा आपका मूर्धन्य, और द से हो जाएगा दंत, और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो इस ट्रिक से भी आप इन 500 वर्गों के उच्चारण स्थान को याद रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने ये कर लिया है के बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे? ऊष्म व्यंजन का सबसे पहले क्या आता है? ये स, यानी कि जो तालव्य है ये हो गया, और मूर्धा से आपका बोला जाएगा श, षटकोण वाला हो गया। और जैसे इनके उच्चारण भी आप देखोगे ना, आप मेरे साथ बोलकर भी देख सकते हो। बोलिए स, स और स। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। तो ये ऊष्म वाले तो आपके हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे? अंतस्थ वर्ण है उनको देख लेते हैं। इसको यह को बोलकर देखिए, ये तो आपकी जो जुबान है वो आपके तालु से टकरा रही है, तो ये हो जाएगा आपका तालव्य। और जो ये है ढ और अढ, तो आपकी जुबान जो है वो मूर्धा से टकरा रही है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपका मूर्धन्य है। यह कर लिया हमने। और जो आपका यह के बाद र आता है, ये क्या है? बोलकर देखो र। तो आपके जो जीवा है वो आपकी मूर्धा से टकरा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका मूर्धन्य। री और र जो है, इसको मैंने एक साथ इसलिए रख दिया कि री से और र से आपको याद रह जाएगा। उसके बाद आता है अपना ल। जब हम ल को बोलते हैं ना, तो आपकी जो जीवा है वो ऊपर वाले जो आपके दांत है उनको टच करती है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका दंत्य हो जाएगा। उसके बाद आप बोलकर देखिए वो, तो आपके जो ओष्ठ है वहां पर प्रेशर आता है, तो ये वह क्या है? आपका ओष्ठ्य वर्ण है। उसके बाद हम कर लेते हैं जो हमारे स्वर की एक द्वितीय पंक्ति बच गई थी, उसको देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम ए और जो आपका आई है ना, इसका विच्छेद करके मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से वर्णों से मिले। वैसे इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है ना, सॉरी स्वर बोला जाता है। तो ये किस किस से मिलकर बने हैं, तो ये ए जो है आपका ए और ई से मिलकर बना है, और ये किससे मिलकर बना है, ए और। तो अ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या था बताया था मैंने आपको, कंठ बताया था, और ई का उच्चारण स्थान क्या बताया था, तालु बताया था। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। यानी कि दो वर्णों से मिलकर बना है तो दोनों का एक साथ आएगा ना। उसके बाद ओ और औ है, जो आपका ओ है ये किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है आपका अ से और ऊ से, क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो अ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है आपका, कंठ है, और ऊ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है आपका, ओष्ठ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंठोष्ठ। उसके बाद आता है अपना व और फ, इनको क्या बोला जाता है, जैसे इनके नीचे नुक्ता लग जाता है, वैसे तो ये प वर्ग में आते हैं, तो ये किस में आ जाएगा आपका, ओष्ठ में आता है। लेकिन इनको जैसे नुक्ता लगने के बाद एक तो आप सीधा बोलकर देखो फ, और एक ये से बोलकर देखो फो, तो आपके जो दंत है उनसे भी आपके जीवा टकराते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दंतोष्ठ। उसके बाद सजरल जो शब्द मैंने लिखा हुआ है, ये एक ट्रिक बनाई हुई है कि आप इनको कैसे याद रख सकते हो। जो सजरल है इसको क्या बोला जाता है, इसको जो ये आपको अलग अलग याद रखना है, सजर और ल। यानी कि जैसे आपका ये दंते वाला आ जाता है, जैसे ये क्या है आपका स है, ये दंते से उच्चारण होता है। र जो है इसको लुंठित भी बोला जाता है, और वैसे ये किस में आएगा, मूर्धन्य में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यदि वो वाले ऑप्शन में ना हो जो हमने ऊपर उच्चारण स्थान किए, उनमें से ऑप्शन में ना हो, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, उस स्थिति में आप करोगे ये वाला ऑप्शन आपके आ जाता है वर्तस्य। उस इसको क्या बोलते हैं, वत्सर्य बोलते हैं, यानी कि वो उच्चारण आपका गलत होता है, इसको क्या बोलेंगे हम, वर्तस्य बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं ह, कि इसका उच्चारण किसके समान होता है, तो जो विसर्ग होते हैं उनके समान होता है। ये प्रश्न एक बार स्टेट में पूछा गया है, उसके समान भी होते हैं। और ह को क्या बोला जाता है, इसको काकल भी नाम दिया गया है, और दूसरा नाम दिया गया है इसको अल्ली जिह्वे, अल्ली जिह्वे भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करते हैं अंतस्थ। ये तो हमें पता लग गया कि ये लव है क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, लेकिन जो ये और वह है उसकी कुछ एक अलग विशेषता भी होता है। इनको क्या बोला जाता है, इनको अर्ध स्वर कहकर भी पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है, यानी कि यह और वह है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वरों से तो ज्यादा समय लगेगा और व्यंजनों से कम समय लगेगा, इसलिए इसको अर्ध स्वर कहकर पुकारा जाता है, और इनको संघर्षहीन कहकर भी पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ये जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ ये वाला, और जो ये करवाए थे आपको ये नीचे वाले, ये ज्यादातर स्टेट में पूछे जाते हैं, क्योंकि उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। सीईटी में ये कम पूछे जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं जो आपका ल है, इसको क्या बोला जाता है, इसको पार्श्विक व्यंजन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, पार्श्व का अर्थ क्या होता है, ये पार्श्व से बना है, इसका अर्थ होता है आपका बगल। यानी कि जब आप इसको ल को बोलते हो तो जो आपकी वायु है वो साइड से बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक बोला जाता है। उसके बाद जो आपका ये है र का उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जो जीवा है ना वो लुढ़कती है, एक बेलन का आकार लेकर एकदम से लुढ़क जाती है। और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो साइडों से है ना एक कंपन सी, जीवा के साइड से एक कंपन सी पैदा होती है, इसलिए इसको परकंपित और कंपन जात व्यंजन भी कहकर पुकारा जाता है। उसके बाद आता है अपना स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी व्यंजन तो हमने कर लिए थे, उनकी संख्या भी मैंने आपको बता दी थी कि उनकी संख्या 25 होती है। लेकिन ये कौन से हो गए, यानी कि संघर्ष का अर्थ क्या होता है, एक रगड़ के साथ, ये होते हैं च
छ, ज, और ये लिखते हैं ना हम, ये वाला नहीं आएगा। 4 ही व्यंजन आएंगे आपके स्पर्श संघर्षी में। क्यों बोला गया है? यानी कि हम जब इनका उच्चारण करते हैं ना, जैसे च, छ, ज और ज, वैसे तो ये तालव्य है, लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो थोड़ी सी ऊष्मा पैदा होती है, थोड़ा सी रगड़ लगती है जीवा को, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहकर पुकारा गया है। संघर्षी वैसे तो ये मैंने पहले ही करवा दिया था आपको, और फिर भी बता देती हूँ। स, स, से और ह। संघर्षी क्यों बोला गया है? कि इनको हम बोलते हैं ना, जैसे हम अंतस्थ को य बोलते हैं, वो आसानी से बोले जाते हैं। इनको जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष हमें करना पड़ता है, और ऊष्मा जो है वो हमारे मुख से पैदा होती है, इसलिए हमको इनको क्या बोलते हैं? संघर्षी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम इस्त स्पृष्ट व्यंजन भी कहकर पुकारा जा सकता है, और ये पूछा भी जा सकता है थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए। उसके बाद हमारे ये 4 बच जाते हैं, और उसके बाद हमारा जो व्यंजन ये वर्णमाला का टॉपिक है ये पूरा हो जाएगा। कठिन जरूर था, मुश्किल है थोड़ा सा, और मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आसानी से आपको याद हो जाए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं घोष और सघोष। घोष का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। पहले बोलते थे ना, राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे तो वो नगाड़ा बजाते थे, तो वो क्या होता था, एक कंपन सी पैदा होती थी उससे, जब वो घरों से टकराते थे। तो अघोष को दूसरा नाम क्या पूछा जा सकता है आपको? जपित भी पूछा जा सकता है, सघोष को घोष भी बोला जाता है, और सामान्य स्वर कहकर भी पुकारा जाता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आपके आएंगे, ये चीजें आपको याद में रखनी है। कुछ नियम है, कुछ ट्रिक है, ये आप याद रख लोगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे अ है, शवर लिखते हैं तो अ क्या आता है? सबसे पहले आता है, तो 1 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या बच गया? 1 2, यानी कि ये 2 बच गए, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद 1 और 2, तो यहाँ लिख दिया, और हमें वो मामला कितना है? 5 ही वर्णों का है, तो आपको गिनती कितने तक याद रखनी है? 1 2 3 4 और 5 तक आपको याद रखनी होती है। तो 1 और 2 को हमने लिख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 4 और 5 आ जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और चाहे आप ऐसे याद रख लो कि अ क्या है? पहला वर्ण आता है, उसके बाद पीछे क्या बच गए? 2 बच गए, तो ऐसे याद रख लो, और चाहे आप ऐसे याद रख लो। ऐसे याद रखोगे 1 2 3 4 5 को, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि आपको दिमाग में ये आइकन बनाना पड़ेगा कि अघोष पहले आएगा, सघोष बाद में आएगा। यदि आपने सघोष यहाँ पर कर दिया और अघोष को यहाँ ले आए, तो ये अपोजिट हो जाएगा, फिर आपका गलत हो जाएगा। ये चीजें थोड़ी सी आपको माइंड में बिठा कर रखनी है। यदि आप इस तरीके से सिंबल बना लेते हो तो ठीक है, और दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता है, ये भी ट्रिक है। ये पहला हो गया और पीछे 2 बच गए, तो हमने इसको 2 लिख दिया, और 1 और 2 यहाँ आ गए, तो यहाँ क्या आपका हो गया? 3 4 और 5 हो गए। ठीक है, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर 5 वर्ग बताए थे, उनमें से पहला और दूसरा यानी क और ख इसमें आएगा, ग घ और अंग्य जो था वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको याद में रखनी है। ये समरण में रखोगे तो बिल्कुल इजीली आपका यह प्रश्न जो है वो सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, यानी कि जिसको हम बोलेंगे तो कम समय लगेगा। महा का अर्थ क्या होता है? महा यानी कि ज्यादा। दूसरा आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अ को नेगेटिव फॉर्म में लेकर चलो, तो नेगेटिव में हम विषम संख्या को रखते हैं, और सम संख्या जो होती है वो पॉजिटिव हम मानते हैं, अच्छा मानते हैं उसको। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 1 3 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। वैसे ये सम संख्या हो गई, और ये क्या हो गई? आपकी विषम संख्या हो गई। तो उस इतना यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं आपको बता देती हूँ जो हमने किया था अंतस्थ और उष्म, उनको भी तो इनके साथ ही रखेंगे ना। इसमें क्या आ जाएगा आपका? य र ल और व हो जाएगा। इसमें आपके श स त और है हो जाएगा। तो जो अल्प प्राण है इसमें क्या आएंगे आपके? इसमें आएंगे आपके अंतस्थ वाले।
अल्प प्राण में क्या आएंगे आपके, अंतस्थ, और महाप्राण में क्या आएंगे आपके, ऊष्म। लेकिन यहाँ पर क्या आएंगे आपके, तीनों शय तो आ जाएंगे, लेकिन आपका है इसमें, है को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे फॉर्मूला अपनाते हैं ना मैथ में, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, ये याद रखो आप। तो हम क्या करेंगे, जैसे अल्प प्राण में जो अंतस्थ आ रहे हैं वो क्या किस में चले जाएंगे आपके, सगोश में चले जाएंगे, और महाप्राण में ऊष्म जो आ रहे हैं ये आपके किस में चलेंगे, एगोश में चले जाएंगे। इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बच गया, एक वर्ण बच गया है, तो ये किस में आएगा आपका, इसमें भी आ जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा। ये बातें आपको याद में रखनी है, ये नहीं ऐसे ट्रिक याद रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद करते हैं कि हमारे ये वाले पांचों वर्ग हमने कर लिए, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की बात होगी, तो हमारा पीछे क्या बच गया, अब स्वर जो है वो भी तो किसी न किसी में आते होंगे ना, इनको अकेले आप कैसे छोड़ सकते हैं, ये भी अकेले नहीं रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे। जो स्वर होते हैं वो मैंने स्वर का टॉपिक करवाया था आपको, उस दिन बताया था कि स से स्वर और स से स्वतंत्र, और से क्या हो जाएगा आपका, सघोष हो जाएगा। आप ऐसे याद रख लो इसको। और जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि उनको दूसरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिस प्रकार से हम व्यंजन बोलते हैं तो व्यंजन को बोलते हुए हमें क्या करना पड़ता है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उनको ज्यादा समय लगेगा, और स्वर जो बोलेंगे उनको क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका अल्प प्राण। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो आज हमारा वर्णमाला का जो टॉपिक है वो पूर्ण हो गया, और सभी एग्जाम के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट क्लासेस है। तो 4 से 5 क्लास है, आप जाकर क्लास में देख सकते हो। और जिसको भी ये क्लास अच्छी लगी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो बेटा जैसी क्लास आपको लगती है प्लीज आप कमेंट अवश्य किया कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अन्य दोस्तों को भी शेयर करो, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं, जिनको भी इस क्लास की जरूरत है आप उनके साथ शेयर कर दिया करो। और कितने ऐसे बच्चे हैं इस क्लास में देखने वाले जो एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी स्पेसिफिक जिनका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कमेंट में मुझे बताएं, ताकि हम जल्द ही एनसीईआरटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।